अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करना है। तो पीरियोडिक टेबल जो है, जैसा कि आप जानते हैं, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए बनाया गया। इसे सबसे पहले मेंडेलीव ने दिया था और फिर इसे एटॉमिक नंबर की बेस पे मोज़ले ने अरेंज किया। इसके अंदर 8 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। ये सारा हम आगे इन डिटेल स्टडी करेंगे। एटॉमिक साइज़ का इसका हम ट्रेंड देखेंगे इसमें, जो कि पीरियड में कम होता है, ग्रुप के अंदर बढ़ रहा होता है। हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह के, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड देखेंगे जो कि ग्रुप में कम होती हैं। ये अभी हम जनरल व्यू ले रहे हैं। आगे हमने इन सब चीज़ों को इन डिटेल जो है स्टडी करना है। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को देखेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स को देखेंगे। तो नॉर्मल एलिमेंट्स जो कि ए होते हैं, बी होते हैं, नॉन टिपिकल, उन्हें स्टडी करेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे इन सब की। और साथ ही हम जो है देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट का, वैलेंसी का जो है, कैसे हम ग्रुप नंबर से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसमें जो है आपका ही बेनिफिट है, आपका ही फ़ायदा है। आपको केमिस्ट्री की वीडियोस के लिए मज़ीद ब्राउजिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा और वही आप स्टडी पे फोकस करके ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकोगे। और एक और अहम बात कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक्स मौजूद हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसकी सारी थेरीज़ हैं, सिजविक थ्योरी है, जॉन टेलर थ्योरम, सारी थ्योरी, CFT है। और F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, उनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में सारा कुछ इन डिटेल बताया गया, उनका इंट्रोडक्शन भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस सारी पढ़ी हैं, BSc की, BS की, फिज़िकल केमिस्ट्री की वीडियोस पढ़ी हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें बाकी फेलोज़ के साथ व्हाट्सएप पर और सारे ग्रुप्स में, ठीक है। और ये तो एक गुड डीड है नॉलेज को शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सारी वीडियोस के लिंक से इन वीडियोस को चलाकर अपने बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी जो है आप लोग क्लियर कर लें। तो सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप 1 होता है उसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और जो ग्रुप 2 होता है उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन्हें अल्कली, अल्कलाइन ये कहा क्यों जाता है। तो अल्कली मेटल्स इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो उस ज़माने के जो लोग थे वो कहते थे कि जब हम आग जलाते हैं तो उसमें जो हम लकड़ियाँ और पौधे इस्तेमाल करते हैं तो वो जो राख बच जाती है, जो एशेस बच जाती हैं, उसके अंदर सोडियम और पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है। और ये हमारे पास, हमें पता है, ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं, इनकी सिमिलैरिटीज़ ग्रुप 1 के बाकी मेंबर्स के साथ हैं, जो कि मोनोवेलेंट होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो इस वजह से अब ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका नाम कहाँ से आया। तो क्योंकि ये जो है एशेज़ में सोडियम और पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, और फिर ये जो एशेज़ होती हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है पानी के साथ मिलकर अल्कलाइन सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन जो है ये बनाते हैं। तो ये ग्रुप 1 का हो गया। बाकी ट्रेंड्स भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके नेम का हम स्टडी कर लें। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये इनसाइड अर्थ क्रस्ट पाए जाते हैं और ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं जब ये पानी के साथ जो है मिलते हैं। अब देखें, सबसे पहले ये जो ग्रुप 1 है इसमें हाइड्रोजन वैसे ग्रुप 1 से बिलोंग नहीं करता है, इसकी तो पोजीशन कंफर्म ही नहीं है। वैसे तो कहा जाए नॉन मेटल है ट्रू सेंस में, क्योंकि इसका जो हाइड्राइड होता है माइनस वाला, वो जस्ट लाइक हैलोजन्स होता है। जिस तरह से वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करते हैं और वो फ्लोराइडाइन क्लोराइडाइन बन रहे होते हैं, -1 की उन पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होती है। फिर अच्छा, जो इसमें असल में मेटल स्टार्ट होते हैं वो लिथियम से होते हैं। पहले लिथियम आता है, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबेडियम, सीजियम एंड देन फ्रांसियम। अच्छा, अब ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज टू साइज रेशो, यानी कि चार्ज को साइज से, जितना भी इनका एटॉमिक रेडियस है वो साइज निकाल के उससे डिवाइड करेंगे तो वो कम हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मैं बता देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी जो किसी चीज़ को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, कैटाइन में कन्वर्ट करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इन तीनों का ट्रेंड सेम है इसलिए इन तीनों की डेफिनेशन मैं बता रही हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी होती है किसी चीज़ के 1 मोल को आप पानी में डालते हैं और तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। अच्छा, अब MCQs में अगर पूछा जाए तो ये तीनों का ही ट्रेंड सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी ये ग्रुप के अंदर कम हो रही हैं, तो ये पीरियड के अंदर बढ़ती जा रही है। और एक और बात याद रखें कि एटॉमिक नंबर Z जो होता है, जैसे न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं आप, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये पीरियड में भी बढ़ रहा होता है, ये ग्रुप में भी बढ़ रहा होता है, लेकिन एटॉमिक साइज ग्रुप में कम हो रहा है, पीरियड में जो है ज़्यादा हो रहा है। ग्रुप 2 में भी सेम यही इन सब का जो है ट्रेंड है, जैसे कि मैंने ग्रुप 1 का बताया है। आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही हैं।
और पीरियड्स में अगर हम इनके चलेंगे तो वो ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि आप देखें, अब जो मेटल्स का पूछे ना कि मेटल्स ट्रू सेंस में जो मेटल्स हैं उनके कौन से ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। अब उसके बाद ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये ट्रांजिशन मेटल, और इनके नीचे वाली भी जो है ट्रांजिशन मेटल। इन्हें ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजिट कर रही होती हैं, कभी वो मेटल वाला करेक्टर शो कर रही हैं, कभी नॉन मेटल वाला। फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वेरी कर रही होती हैं। अब स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, पहली उसकी सीरीज देखिए, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जाहिर कर रही होती हैं। और इसमें ये जो कॉपर वाली सीरीज़ है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन्हें हम क्वाइनेज मेटल कहते हैं क्योंकि ये सिक्के बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पहली सीरीज़ है, वैसे तो सारी आनी चाहिए लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो क्वेश्चन जिसके पूछे जाते हैं वो स्कैंडियम वाली सीरीज़ है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। इसका ज़बानी याद होना जो है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 13 से लेके 18 तक नॉन मेटल्स आ जाते हैं। अच्छा, और अच्छा ये नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो अब इसमें जो ग्रुप 13, अच्छा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं बता दूं कि ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ठीक है, और ये जो ग्रुप 13 है और ये जो 14 है, ये जो 4 ग्रुप है ना, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वही है जो कि इनका ग्रुप नंबर है। जैसे कि अब ग्रुप 1 है ना, इसमें इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 होगी। ठीक है, जो ग्रुप 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी पहले वालों की +1 होगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम वालों की +2 होगी, और जो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम है, इंडियम, थैलियम, इन सब की +3 आएगी। और फिर ये जो ग्रुप 14 है, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसका जो इन सब की जो है +4 होगी। और नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 15 आ जाते हैं। अच्छा, 15 से लेके 17 तक, बल्कि 15 और 16 की बात कर लेते हैं कि या तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में मौजूद है उतनी होगी। जिस तरह कि आप सल्फ़र का देख लें, कभी जो है इसकी +6 होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, और जैसे कि H2SO4 में सल्फ़र की +6 है, और कभी इसकी जो है वो होती है +2 होती है, यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कमी है। और जो ग्रुप 17 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितने इलेक्ट्रॉन्स की इनमें कमी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, 7 होती हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो इन सब की -1 होगी। और फिर आ जाती हैं नट गैसेस, नोबल गैसेस, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो फिर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबकी सारों की ही जो है 0 होगी यहाँ पर। और फिर ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो सब की जो है वेरी करती है, +3, किसी की +4, किसी की +7। अब मैंगनीज का देख लें, इतना ज़्यादा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल की, ये हैं ही मेटल आर्ट, जो कि मेटल लाइक, नॉन मेटल लाइक दोनों लाइक होती हैं, तो फिर इनकी ट्रांजिशन स्टेट भी उस हिसाब से डिफरेंट है, तो वो वेरी करती हैं। और दूसरा F ब्लॉक एलिमेंट जो है नीचे जो पढ़े हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब लेंथेनाइड्स को मैं पढ़कर जो है बता देती हूँ। लेंथेनम, सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सिमेरियम, ये आगे भी जो है मैं इन डिटेल आपको डाटा दूंगी जिसमें इनके नेम सही सही जो है लिखे हुए हैं, अभी ये देख लें। ठीक है, नियोडाइमियम, सिमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बुलेरियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम या टर्बियम, ल्यूटीशियम। अभी 2019 में MJ को डिस्कवर तो हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हमारी बुक्स में नहीं आया, तो हम इसके बारे में स्टडी नहीं करें ना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एक्टीनियम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपचोनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लारेंशियम। बहुत सारे तो मतलब जिस तरह मेंडेलिवियम है ये, यानी कि जो इनके डिस्कवरर हैं उनकी नेम्स की बेस पे इनके जो है नेम्स वगैरह रखे गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, बहुत कन्फ्यूजन होती है वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वैसे तो ये ज़्यादातर टाइम सेम ही होती हैं, लेकिन कभी कभी डिफरेंट भी हो जाती हैं। वैलेंसी बेसिकली ये है कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है। अब ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 1, 2 और जो 13, 14 है, इनकी वैलेंसी और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है, यानी कि इनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितनी वैलेंसी है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन ये अगले जो ग्रुप्स हैं उनके लिए सेम नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कुछ में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो होंगे और कुछ में जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो होंगे। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो वैलेंसी है, लेकिन लाजमी नहीं है कि नॉन मेटल्स के ग्रुप में वही जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में देखना है। अब इनके बारे में कहा जाता है कि ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो
बहुत मशहूर है कि जो इनके डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो पार्शली यानी कि आधे फिल होते हैं, या फिर इनके एफ सेप्शल जो हैं वो पार्शली फिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों को ही ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ये दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट हैं क्योंकि ये एस और पी यानी कि मेटल नॉन मेटल के दरमियान आ रही हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटालिक और नॉन मेटालिक के दरमियान, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, ट्रांजिशन करी है यानी कि उनके इन बिटवीन आ रही हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो क्रोमियम होता है ना, वो पहली सीरीज़ में 3D सीरीज़ में जो है मौजूद है ट्रांजिशन एलिमेंट के, उसका बाज़-औक़ात उसके एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। उसके डी सबशेल को हाफ फिल करने के लिए तब वो मेटल लाइक बिहेव कर रहा है, और कभी वो नॉन मेटल लाइक जो है वो बिहेव कर रहा होता है। इसकी और कॉपर की तो ऑक्सीडेशन स्टेट में वैसे भी एक्सेप्शन है। इसी तरह से कॉपर में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबशेल में होता है, वो डी में चला जाता है उसे जो है कम्प्लीटली फिल करने के लिए। ठीक है। और कभी ऐसा नहीं होता, इसकी जो है कुछ और ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनकी एक्सेप्शन कॉपर और क्रोमियम जो है इनकी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखी होगी 1A 2A, इस पीरियोडिक टेबल में ये आपको सही जो है नज़र आ सकता है। ये देखें, ये 1A जो है, 3B 1A, ये सारा लिखा हुआ है। तो जो A है ना, उसका मतलब है कि वो जो है वो नॉर्मल, यानी कि जिस तरह से अगर वो मेटल्स हैं तो जैसे उन्हें होना चाहिए वो वैसे मेटल लाइक बिहेव कर रही हैं। बी का मतलब है कि वो नॉन टिपिकल जो है बिहेव कर रही हैं, यानी कि जैसे उन्हें करना चाहिए था, जैसे कि अगर नॉन मेटल है तो वैसे करना चाहिए था, वैसे नहीं कर रहे हो तो इनमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस आती हैं। नेक्स्ट, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फिर इन्हें भी दो में डिवाइड किया गया है। एक इनमें टिपिकल होते हैं और एक जो है नॉन टिपिकल होते हैं। ये जो 2B है ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी वाला, इनके पार्शली फिल्ड जो हैं डी सबशेल नहीं, यहाँ पर जो है सही दिखाया गया है 1A 2A 3B। अच्छा, तो ये यहाँ पर देखें कि ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला है जो कि 2B है यहाँ पर। ठीक है, ये 2B हो गया। इनके पार्शली फिल्ड डी सबशेल नहीं होते, और यानी कि जैसे होने चाहिए थे टिपिकल एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसे होते हैं ना, किसी इनकी आयनिक स्टेट में होती हैं ना वैसे होते हैं, और ना ही इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट वाली कोई टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से ये जो 3B का ग्रुप है जिसमें ये स्कैंडियम वगैरह आ जाता है, लेंथेनम पे जो एंड हो रहा है, ये भी एक और ग्रुप है जिसमें बहुत सी वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो कि आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट में होती हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ डेफिनेशन के लिहाज से हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके डी सबशेल में, ये ज़्यादातर जो है ट्राई पॉजिटिव आइंस की शक्ल में जो है पाए जाते हैं, जिसमें कोई यानी कि डी इलेक्ट्रॉन का चक्कर होता ही नहीं है। तो ये यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट की खुसूसियात को जाहिर नहीं करते। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डी में होता है, ज़्यादातर ट्राई पॉजिटिव आइन की शक्ल में होंगे। जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पता होना लाजमी है। वैसे देखा जाए तो ट्रू सेंस में जो है ये मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स लाइक इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादातर ये लूज़ करना ही प्रेफर करती हैं, तो ये मेन सेंस में जो है मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन के बारे में क्या है कि ट्रू सेंस में वो नॉन मेटल होता है, और वैसे उसे रखा गया है ग्रुप 1 के ऊपर, वहाँ का वो मेंबर जो है नहीं है। अच्छा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही थी, ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, और इसके अलावा ये अलॉयज़ बना सकती हैं। अलॉय जिस तरह से, यानी कि आप कह सकते हो कि दो मेटल्स मिलकर एक नया मेटल बनाते हैं जिसके अंदर अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इतना ज़्यादा करेसिव नहीं होगा, टार्निश नहीं होगा, उस दागदार उसकी सतह नहीं होगी। जिस तरह के कुछ बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, उन पर दाग आ जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम अलॉयज़ बना लेते हैं, दो को मिला के एक नया जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों और वो कुरियन और बाकी चीज़ों से बचाए। और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर वैलेंसी है, वैलेंसी का मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट शेल में हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी हमेशा सेम नहीं होती, तो वो इनकी वेरिएबल है। और इसके अलावा पी ब्लॉक की भी वेरिएबल होती है, सिर्फ एस वाले हैं जिनका जो है यानी कि जितने वो लॉस करते हैं वही होती है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं इनके जो आइंस और कंपाउंड्स होते हैं, बहुत अहम बात, वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में डी ट्रांजिशन की वजह से, यानी कि पहले एक ख़ास स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो फिर ये चले गए यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, फिर जब डी एक्साइटेड होते हैं तो लाइट रिलीज़ करती हैं, तो कलर जो है शो होता है। ये जो है इनकी
सबसे अहम जो है प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा इनके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं डायामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की। और पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हों तो वो पैरामैग्नेटिक हैं और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर वीकली अट्रैक्ट हों तो वो पेयर्ड होंगे और वो डायामैग्नेटिक होंगे। तो डाया वाले पेयर्ड शक्ल में और स्ट्रांगली वीकली अट्रैक्ट होंगे डाया वाले पेयर की शक्ल में और वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट से। जो पैरा वाले हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में जो है होते हैं, पैरा अनपेयर्ड। और नेक्स्ट इसका हम देखें तो हाँ, ये कलर बहुत ज़्यादा शो करते हैं। और एक और इनकी अहम प्रॉपर्टी है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कम्प्लेक्स जो है कंपाउंड्स जो है ये बनाते हैं, फिर जिसके अंदर एक लाइगेंड की टर्म, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो लाइगेंड होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो उसमें जो है एसिड होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है वो नॉन मेटल्स की करनी है, जो कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप 13 को देख लेते हैं। अब जो ग्रुप 3A है देखें, उसके अंदर बोरोन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह जो है आ रहा है। और इनका साइज स्मॉल होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है बोरोन का, तो जो वो इसे नॉन मेटालिक बनाता है। जबकि जो बाकी होते हैं एलिमेंट्स इसके अंदर वो मेटल्स होते हैं, यानी कि एलुमिनियम को देख लें, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो नॉन मेटल्स के ग्रुप में ये आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक है वो बोरोन है। उसके बाद जो है मेटालिसिटी जो है आ जाती है, एटॉमिक साइज़ क्योंकि इसमें बढ़ता है, लेकिन अब देखें वो बढ़ना भी इसके अंदर रेगुलर नहीं है। पहले एक चीज़ नॉन मेटल थी, फिर अचानक से मेटालिक करेक्टर की तरफ हो गई, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक्सेप्शंस हैं। अब नेक्स्ट इनकी अक्रेंस का देखा जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं। बोरोन एक अपेंडेंट एलिमेंट नहीं है, ये मिट्टी में बहुत कम जो है ट्रेसेस इसके जो है पाए जाते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में ये होता है। और इसके अलावा ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत कम अमाउंट में बोरोन चाहिए होता है। ये हमेशा यानी कि थोड़ा सा ये रिएक्टिव होता है, तो ये कंपाउंड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यानी कि ऑक्सीबोरेटाइन की शक्ल में होगा। और ये साल्ट्स की शक्ल में जो है पाया जाता है। एलुमिनियम जो है थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ज़मीन की सतह पर, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो एलुमिनियम है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पर क्या है ये आप लोग कमेंट करके जो है मुझे बताएंगे। और साथ दो और क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कौन सा है, और जो सबसे ज़्यादा अनरिएक्टिव इनर्ट एलिमेंट कौन सा है। थोड़ा सा दो क्वेश्चंस का जो है मैं वो हेल्प आउट कर देती हूँ कि जो मोस्ट अबेंडेंट है उसका जो नाम है वो ओ से स्टार्ट होता है, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसका नाम जो है एफ से स्टार्ट होता है। बाकी पूरे नाम क्या हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करने हैं। तो अच्छा, तो हम एल्यूमिनियम का देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और हाँ चलें बाकियों का भी बता देती हूँ। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट जो है वो एस से स्टार्ट होता है, और जो इनर्ट वाला है वो एन से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो ये सब हमने तकरीबन तो मैंने बता ही दिया, समझ गए होंगे। बस अब ये है कि एलिमेंट्स के नेम्स जो हैं आपने पूरे लिख देने हैं उसमें कमेंट बॉक्स में, तो वो लाजमी लिखें ताकि मुझे पता चले कि किसे इतना भी आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट है पिक्यूलियर बिहेवियर बोरोन का होता है। पिक्यूलियर यानी कि अजीब होता है, जैसे होना चाहिए वैसे जो है इसका नहीं होता बाकी एलिमेंट्स की तरह। कार्बन का जैसे पिक्यूलियर बिहेवियर है वो कैटिनेशन शो करता है। सिलिकॉन का पिक्यूलियर बिहेवियर होता है वो भी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि वो अच्छा, नेक्स्ट जो है हम ग्रुप 14 पर आ जाते हैं। तो ग्रुप 14 में देखें इसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड जो है आ जाता है। और इसमें यानी कि अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ आपको कार्बन से लेड तक चेंज होती हुई जो है दिखाई देंगी। और फिर वो कह रही हैं कि जो कार्बन और लेड को आपस में देखें तो बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं लिथियम और सीजियम की निस्बत। जो कार्बन और सिलिकॉन होते हैं वो यहाँ पे पाए जाने वाले सिर्फ नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप 4A के अंदर कार्बन की पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है लॉन्ग कार्बन चेन्स बनाता है, सिलिकॉन भी लॉन्ग चेन्स बनाता है। ये मैंने स्टार्ट में बताया कि ये जो है
कैटिनेशन करते हैं अपने इस दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है मिलकर। और इसके अलावा ये एसिडिक ऑक्साइड, हाँ और एक और बात मैं बताना भूल गई हूँ कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो मेटल्स हैं ना ग्रुप 1 और 2 के, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, और बेसिसिटी ग्रुप में इनकी कम हो रही है और पीरियड में ज़्यादा हो रही होती है। और जो नॉन मेटल्स हैं 13 से लेकर 18 तक, 18 वाले तो खैर रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है, तो 13 से ऑनवर्ड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड जो है बना रही होती हैं। अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन दोनों जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो कार्बन है वो नेचर में 2 स्टेट्स में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन स्टेट में जेंट स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड का, जो कि बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, और ग्रेफाइट का, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जब उसकी लेयर्स पैरेलल लेयर्स जो हैं होती हैं। जो सिलिकॉन है वो अबंडेंट है, वो ज़मीन का 25% हिस्सा बना रहा है। ये एक क्वेश्चन का जो है आंसर है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। और नेक्स्ट पेक्यूलियर बिहेवियर कार्बन का कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। और जो क्वार्टस है ये सिलिकॉन, जिस तरह डायमंड है ना फॉर्म उसकी किसकी है, कार्बन की है, ये जो सिलिकॉन की फॉर्म है वो क्वार्टस है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। और एक और बात, ये सब जो मैं बातें बता रही हूँ ना ये ऐसे ही नहीं, ये हवा में मैं तीर नहीं चला रही। आपने कॉपी पेन उठाना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यही चीज़ें पेपर में आती हैं, यही MCQs में आती हैं, ठीक है। अभी सुन लें, बेशक आराम से समझ लें, उसके बाद फिर से वीडियो चलानी है, और फिर तब जो है वीडियो को रोक रोक के आपने नोट्स बनाते जाना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उस टाइम नहीं बना सकते तो बाद में आराम से गैलरी से SS उसके स्क्रीनशॉट उठा के बनाते रहिएगा। अच्छा, एक और चीज़ सिलिकॉन के बारे में है कि ये सोडियम सिलिकेट बनाता है, जो कि सोप के फिलर के तौर पे, यानी कि कुछ तो सोप का हिस्सा होता है, बाकी भी उसे फिल करना, तो उसके फिलर के तौर पर सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और टेक्सटाइल में फायर प्रूफ एजेंट, यानी कि ऐसे कपड़े जो कि फायर से बचाते हैं, लेबॉर्ट्री वालों के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए, ये जिनका फायर वर्क होता है उनके लिए जो है ये बनाए जाते हैं। और फर्नीचर पॉलिश के तौर पर सोडियम सिलिकेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कैलिको प्रिंटिंग, ये जो प्रिंटिंग करते हैं उसकी इंक्स वगैरह में। तो ये हमने ग्रुप 4 के बारे में देख लिया। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊं अहम, कि ये जो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है ना ये इंट्रिंसिक है, ठीक है। जो नाइट्रोजन और बोरोन है ये इसमें मिलकर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है बनाती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं वैसे ही कंडक्ट कर सकती हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। और फिर कुछ में क्या करते हैं कि बोरोन की इम्प्योरिटी डालते हैं तो वो P टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोरोन 3-4 होने चाहिए थे, ठीक है। तो वो जिसने वो पढ़ी होगी बैंड थ्योरी, उसका मैं ये बता रही हूँ, जिसने नहीं भी पढ़ी तो वो सुन ले, क्योंकि आगे जाके उसने ये पढ़ना ही है। वैसे FSC में ये दिया हुआ है, मतलब पता ही होगा आप लोगों को, नहीं तो आगे पता चल जाना अगर FSC नहीं की किसी ने, या फिर FSC कर रही हो तो BSc BS में आगे इसकी वो डिटेल बताएंगे तो पता चल जाएगा। और जब हम फिर डालते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस को, तो वो जो है N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फिर फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और P टाइप में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसकी कमी को पूरा करने के लिए, उस होल को पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है होगी। और एक और अहम बात जो कि सिलिकॉन के बारे में है वो ये कि वो हाइड्रेटेड, यानी कि जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O होते हैं, उसके साथ और कैल्शियम मैग्नीशियम का सिलिकेट CaMg3SiO34 ये मिलकर जो है ये एस्बेस्टॉस बनाता है, जो कि हार्ड बोर्ड वगैरह बनाने के लिए, ये वाइट बोर्ड का जो हार्ड बोर्ड मटेरियल होता है वो उसका गत्ता बनाने के लिए, और इनकम्बस्टेबल जो है फैब्रिक्स बनाने के लिए, मतलब कि जिसे आग ना लगे, वो फैब्रिक्स बनाने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। तो ये एस्बेस्टॉस जो होता है ये हमारे पास वाइट पाउडर की शक्ल में जो है होता है। और नेक्स्ट देखने हमने ग्रुप यानी कि 5A 6A के बारे में जो है हमने देखना है। दूसरे लफ्ज़ों में 5A 6A तो वैसे है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भाई A के, जो कि टिपिकल प्रॉपर्टीज जाहिर करते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि इनमें इतनी ज़्यादा एक्सेप्शन आती हैं। वैसे तो एक्सेप्शनल ग्रुप एक ट्रांजिशन एलिमेंट का अलग बना हुआ है, लेकिन ये जो है हमारे पास A वाले में नॉर्मल है, टिपिकल प्रॉपर्टीज़, इनमें खुद में इतनी एक्सेप्शन है। फिर भी बस साइंटिस्ट ने कहा हुआ है आगे जाके मे बी अगली जो जनरेशन्स हैं वो मज़ीद इसकी ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन को जो है स्टडी करें, जिस तरह आप साइंस में है
कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर ही सारी क्लासिफिकेशन कर देते थे। फिर जब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पीपल आए फिर उन्होंने सब कुछ अलग किया, फंजाई को अलग किया, प्लांट्स को अलग किया, एनिमल्स को अलग किया, ह्यूमंस को, हर चीज़ को वो अलग करते गए। अच्छा, तो आगे जाके मे बी इसमें मज़ीद डिस्कवरीज़ हों और इसकी एक्सटेंशंस, इसमें इसे और सही तरीके से क्लासिफाई करने की ज़रूरत अभी है। बहुत से एलिमेंट्स इसके अंदर अभी भी मौजूद नहीं हैं, तो वो आगे जाके होगा। तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। बाकी को आपने नहीं देखना, ये बस एंड वाली लाइंस आपने ये UTT, FI ये नहीं देखनी, बस ऊपर तक जो है देखना है। जैसे कि इसे आपने बिस्मिथ तक, BI तक जो है देखना है। तो वो कह रही है कि ये नॉन मेटल्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जाहिर करते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं ये पोअर कंडक्टर होते हैं। और नाइट्रोजन की डोपिंग कभी भी नहीं करनी, यानी कि इसे सेमी कंडक्टर में ऐड नहीं करना उसे P टाइप या N टाइप बनाने के लिए, क्योंकि ये गैस की शक्ल में होता है। और ये बैड कंडक्टर हैं, इन्हें दूसरों में डाल के कंडक्टर इसलिए बनाया जाता है, जो कि अभी मैंने बताया डोपिंग करते हैं। और ये एसिडिक एक्साइड देते हैं। और जो अच्छा, अब जो एसिड बेसिसिटी तो ग्रुप में बढ़ रही होती है, एसिडिटी जिसका एसिडिक करेक्टर कम हो रहा होता है, ये पीरियड में ज़्यादा हो रहा होता है, जिसमें बेसिसिटी पीरियड में कम हो रही होती है। बेसिसिटी, एसिडिटी यही है इनकी, ये एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड बनाने की सलाहियत। अच्छा, अब इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट होते हैं। जो आर्सेनिक और एंटीमनी है वो मेटलाइड हैं, यानी कि वो मेटल नॉन मेटल दोनों की खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। और अच्छा, तो हमने कहाँ थे हम कि जो आर्सेनिक और एंटीमनी है वो मेटलाइड हैं। बिस्मिथ जो ग्रुप के बॉटम पर है, अब देखें थोड़ा थोड़ा ये मेटालिक होना स्टार्ट हो गया, तो ये मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है। और नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। जो एंटीमनी और बिस्मिथ हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम है। और फिर वो कह रही हैं कि नीचे की तरफ बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो कोवेलेंट से वो ट्रेंड आयनिक की तरफ जा रहा है। जो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है ना, इनके एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स जो हैं फास्फोरस के मिसाल के तौर पर रेड है और वाइट इसका जो है एलोट्रोप अहम है। अच्छा, एलोट्रोप्स होते हैं, एक ही एलिमेंट मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाया जाता है। फिर आप कहेंगे कि ये आइसोटोप्स क्या होती हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, गौर से देखें। आइसोटोप्स होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये फिज़िकल स्टेट में, यानी कि कोई रेड है तो कोई वाइट होगा, ये वो अपने पार्टिकल नंबर के लिहाज से डिफरेंट है। ये यानी कि वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़, अपनी एनाटमी के लिहाज से डिफरेंट है। तो ये फिजियोलॉजी अपने एक्सटर्नल, यानी कि जो इनका फिजिकल है, कोई रेड होगा वाइट होगा, इस लिहाज से एलोट्रोप्स जो है मुख्तलिफ होते हैं। और नेक्स्ट जो फास्फोरस और इसके दूसरे मेंबर हैं वो D ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये उनका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो नाइट्रोजन है वो फ्री स्टेट में है, हवा का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। और ये यानी कि 78% हमारी हवा में पाया जाता है। ये एक इनएक्टिव गैस है ऑक्सीजन के मुकाबले में, जो कि दूसरा बड़ा हिस्सा है हवा में। अच्छा, अगर गैसेस का देखें तो सबसे ज़्यादा जो गैस हवा में पाई जाती है वो है, सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है एलिमेंट्स का वो अलग से था, ये गैसेस का है, तो वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन गैस, और फिर जो है अर्गोन जो है पाई जाती है। 0.98% जो है वो होती है। कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। हमें नाइट्रोजन एक लिहाज से बना रहा है, हम प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारी स्किन, नेल्स, एयर्स, ये सारा कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। और वो जो प्रोटीन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन है। और एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसकी गैस के बारे में, जो NO2 नाइट्रोजन गैस है उसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, और पंजेंट स्मेल, अजीब सी चुभने वाली इरिटेंट सी जो है उसकी स्मेल होती है। रेडिश कलर्स ना भी आए, ब्राउनी ब्राउनी ज़रूर होगा, और वो हमेशा जो है नाइट्रोजन को जो है शो करेगा। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि फास्फोरस कहाँ पाया जाता है। ये दूसरे नंबर पे, ग्रुप 5A का दूसरे नंबर पे, यानी कि 15 ग्रुप का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। और इसका जो नेम है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है लाइट बेयरिंग, यानी कि रोशनी को बर्दाश्त करने वाला। नाइट्रोजन के बरक्स ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, और ज़्यादातर ये जो है डिपॉजिट्स रॉक्स की शक्ल में पाया जाता है, जैसे कि Ca3 PO4 के होते हैं, एपिटाइट के होते हैं। और प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ में पाया जाता है, उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, पौधों और जानवरों के उनके टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बीजों में होता है, एग की यॉक में होता है, हमारी नर्व्स में होता है, ब्रेन में होता है, हमारे बोन मैरो में, हड्डियों का जो होता है मैरो गूदा उसमें होता है, लेसिथिन की शक्ल में लेसिथिन,
लिपिड का आपको कुछ याद आया होगा उसकी क्लासिफिकेशन का, ठीक है, वहाँ पे ये होता है। और इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट ये हमारी बोन्स में पाया जाता है, कैल्शियम के साथ मिलकर जो है ये बोन्स को बनाता है। जो बोन का ऐश होता है, अब वो इंसानों की राख हो जैसे कि हिंदुइज़्म में होता है, या फिर जानवरों और पौधों की राख हो, जो कि पौधों की तो खैर बोन्स होती ही नहीं है, जानवरों की, ठीक है, उनकी जो बोन्स की एशेज़ होती हैं उसमें 80% कैल्शियम फास्फेट होता है। और नेक्स्ट इसमें जो है हमने देखना है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे हैलोजेंस के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ का पूछा जाता है, अभी से माइंड में बिठा लें। जो इसके हाइड्राइड्स होते हैं ना, ठीक है, HI, HF ये वगैरह, तो इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है और जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो ये है कि पहले HI आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है HBr आएगा, फिर HCl आएगा, फिर जो है आएगा HF। और ये किस ऑर्डर में है, यानी कि ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज़्यादा HI की रिएक्टिविटी और एसिडिटी है, फिर HBr की है, और फिर उसके बाद HCl की है, फिर HF की आती है। HF की रिएक्टिविटी और एसिडिटी सबसे कम है। वैसे तो आप लोग कहेंगे ना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है फ्लोरीन की, तो क्यों उसकी एसिडिटी एक अलग चीज़ है कि कितनी आसानी से वो हाइड्रोजन दे देता है, यानी कि जितना ज़्यादा वो, यानी कि क्या होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रखेगा, इतनी इजी से आने नहीं देगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब ये नहीं आने देगा तो हाइड्रोजन कैसे जा सकता है। तो इसलिए ये लीस्ट एसिडिक होता है, लीस्ट एक्टिव होता है, ग्रुप में साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ रहा है तो उस वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन के डिस्टोर्ट होने की जो सलाहियत है वो जो है बढ़ती जा रही है। आप लोगों को पढ़ा रही थी, चेयर मेरी हिलने लग गई। मैंने कहा ये क्या ट्रम्बलिंग हो रही है, वही पता चला ज़लज़ला आया था अभी। अच्छा, तो ये सब बातें तो जो है चलती रहेंगी। हाँ, हम कहाँ थे, हम हैलोजेंस पर थे। हम हैलोजेंस पे जाने वाले थे कि ना अर्थक्वेक आ गया, तो फिर से हम हैलोजेंस पर जो है चलते हैं। तो हाँ, मैं आपको ना बता रही थी इनके ऑर्डर के बारे में कि सबसे ज़्यादा HI की एसिडिटी रिएक्टिविटी है, फिर HBr की होती है, फिर HCl की, फिर HF की होती है। अब हैलोजेंस जो हैं ये साल्ट बनाने वाले, हैलो का मतलब है साल्ट, ठीक है, ओजन यानी कि बनाने वाले, जनरेट करने वाले साल्ट फार्मर होते हैं। और ये हैलोजन एलिमेंट जो हैं ये यानी कि फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ग्रुप 1 का है, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल हैं वो ये हैलोजेंस होते हैं। और जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं ना इसके, ठीक है, एस्टाइटीन के अलावा वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एस्टाइटीन एक रेयर हैलोजन है, बहुत कम जो है पाया जाता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है, और ये जो है यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है, ठीक है। और इसकी हाफ़ लाइफ यानी कि स्टेबल आइसोटोप है, इसकी हाफ़ लाइफ है अच्छी खासी, यानी कि जब इसका हाफ डिकम्पोज हो जाता है 8.3 आवर्स है। हैलोजन जो है डायटोमिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जो हमारे पास होता है क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन की गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड की शक्ल में होता है, जो आयोडीन होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। फ्लोरीन भी गैस होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, और पेल येलो कलर की, जर्दी माइल, ठीक है। और इसके यानी कि जो फ्लोरीन होगा पेल येलो कलर का होगा, जो क्लोरीन होगा वो ग्रीनिश येलो जो है होता है, और जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। ये कलर्स आप खुद इमेजिन करते जाएं। और जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। शाइनी सीज की ग्रे कलर का होता है, और शाइनी सीज की जो है सरफेस होती है हैलोजेंस की, इरिटेटिंग ऑडवर होती हैं, और ये स्किन बर्निंग कॉज करती हैं, स्किन पे अटैक करते हैं, ठीक है। और ब्रोमीन का तो लेबॉर्ट्री में ध्यान किया करें, ऐसे बर्न्स कॉज करता है कि वो जो हील भी स्टोरी होते हैं। और इनके आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिससे ये गेन करते हैं, तो ये एनाइंस वगैरह जो है बनाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वो ग्रुप में कम हो रही होती है, पीरियड के अंदर जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। और नेक्स्ट, हाँ, एक और अहम बात मैं आपको बताती चलूँ, बाद में भूल जाएगी, अभी मेरे माइंड में है कि वैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के ग्रुप देख रहे, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का,
यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में कम हो रही हैं, लेकिन हैलोजेंस के ग्रुप में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ते जा रही हैं। आपको ये भी तो देखें ना, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बढ़ते जा रही हैं। और जो नोबल गैसेस है उसमें भी पहले तो कम हो रही होती हैं, लेकिन अर्गोन के बाद जो है ज़्यादा होने लग जाते हैं। और यहाँ पे फ्लोरीन का पिक्यूलियर जो है बिहेवियर होता है। और नेक्स्ट अब आते हैं वीडियो ख़त्म करने की तरफ, आखिरी ग्रुप की तरफ आते हैं, हीलियम, नियॉन, अर्गोन की तरफ। तो ये जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ठीक है, हीलियम, नियॉन, अर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन्हें 0 ग्रुप में 18 ग्रुप में जो है रखा गया है। और सारे एलिमेंट्स इसके कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, यानी ना तो स्मेल कर सकते हैं ऑर्डरलेस, ना इनका कोई रंग होता है, ठीक है, कलरलेस होते हैं। इन्हें लिक्विफाई भी कर सकते हैं, सॉलिडिफाई भी कर सकती हैं। नोबल गैसेस और बाज़ों का रेयर गैसेस जो कि कम पाई जाती हैं वो भी कहते हैं ये एटमॉस्फेयर का 1% से भी कम जो है बना रही होती हैं। इन्हें या तो एयर से अलग किया जाता है या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाकी कंपाउंड से अलग करते हैं या कुछ केमिकल मेथड से। और इनके जो प्रिंसिपल सोर्सेज हैं नियॉन के, अर्गोन के, क्रिप्टॉन के, जीनॉन के, वो हवा है। हीलियम ज़मीन पर मौजूद है, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से ये होता है। हाइड्रोजन के बाद ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, ठीक है। और अच्छा, अभी आप कहेंगे कि पीछे हमने एक कहानी पढ़ी थी, तो वो जो पीछे था वो अर्थ क्रस्ट का था कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में मैंने आपको बताया था कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, और बाकी का मैंने आपको गेस करने का कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखें। आप तो खैर आपने लिख लिया होगा, तो मैं बता देती हूँ। पहले सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन था, फिर हीलियम आता था, तो वो अर्थ क्रस्ट था। ये यूनिवर्स है, ज़मीन और पूरी यूनिवर्स में फ़र्क है। यूनिवर्स के अंदर प्लाज्मा भी आ जाता है, खला भी आ जाती है, ज़मीन, ये सारी चीज़ें। वो जो था वो सिर्फ ज़मीन का था, तो ये यूनिवर्स का, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, और फिर जो है हमारे पास हीलियम होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम अर्गोन की बात कर लेते हैं कि ये जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पर हवा की लिक्विफिकेशन करते हैं ना, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो वो इस चैप्टर में भी हमने देखा था कि ये उसके तौर पर बाय प्रोडक्ट के तौर पर आता है। और जो नियॉन है 1/65,000वां पार्ट है यूनिवर्स का, और इसे भी हवा की लिक्विफिकेशन से अलग किया जाता है। क्रिप्टॉन के ट्रेसेस हवा में मौजूद होते हैं, और जो जीनॉन है ये भी बहुत स्मॉल अमाउंट में एयर में, हवा में होता है, और ये भी लिक्विफिकेशन के बाय प्रोडक्ट के तौर पर आता है। रेडॉन जो है ये अल्फ़ा डीके से रेडियम के आता है। रेडियम का अल्फ़ा डीके होगा और रेडॉन रिलीज़ होगा, और हीलियम रिलीज़ होगा। हीलियम का भी हमने ऊपर, अच्छा अब ये दो हैं, हीलियम और रेडॉन, ये डीके से आते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप के। जो नोबल गैसेस के वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो कंप्लीट होते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का लोवेस्ट है किसी भी सब्सटेंस से। और इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनके एटॉमिक नंबर जैसे कि मैंने बताया पहले कम हो रहे थे, फिर ज़्यादा होने लग जाते हैं। अब जो हैलोजन और नोबल गैसेज है ना, कॉमनली हैलोजन का तो पक्का है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही हैं, और फिर है नोबल गैसेज के भी बढ़ रही हैं, और इसके अलावा बाकी सारों के ग्रुप में जो हैं कम हो रहे हैं। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि हीलियम जो है ये हमारे पास वेदर बलून्स में इस्तेमाल होता है, और इसे हवा में छोड़ देते हैं, ये ऊपर जाके हमें प्रेशर और मौसम का वगैरह जो है पता करके बताता है। डिजिटल सिस्टम है आजकल, तो वो सेंसर्स लगे होते हैं, उसके थ्रू ये हमें बताता है, तो उसमें हीलियम गैस जो है हम भरते हैं। और इसके अलावा 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन का मिक्सचर सी डाइवर्स इस्तेमाल करते हैं ब्रीथिंग के लिए। अब ज़मीन में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाती हैं प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ऊपर की तरफ जाओ प्रेशर कम हो रहा है, तो ज़मीन में जाएंगे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी गैस देते हैं जो कि इनर्ट और रिएक्ट ना करे, तो हीलियम हम ज़्यादा डालते हैं। तो सी डाइवर्स ज़मीन में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हीलियम उन्हें डाल के देते हैं, ऑक्सीजन कम देते हैं। और हीलियम जो है कूलिंग मीडियम के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। नियॉन हर जगह, एडवर्टाइजिंग साइंस में इतना ज़्यादा गूगल पे सर्च होता है कि इस चीज़ को नियॉन में लिखा हुआ दिखा दें, या फिर ये ऐप इंस्टॉल कर दें नियॉन की, जिससे हमारा नाम नियॉन की, वो जो रंग बिरंगी लाइटें जल रही होती हैं, अब रात को बाहर निकलते हैं, जब कोई इवेंट होता है, कुछ होता है, तो वो रंग बिरंगी लाइटें, वो नियॉन का ही कमाल है, नियॉन की वजह से जो है जल रही होती हैं। अर्गोन जो है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स में इस्तेमाल होता है। क्रिप्टॉन भी फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये ज़्यादातर फ्लोरेसेंस में, रंग बिरंगी लाइटों में जो है इनका इस्तेमाल है। जीनोन बैक्टीरिसिडल लैंप्स में इस्तेमाल होता है, जो यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए आप जो लैंप चला कर रखते हैं, जो एनर्जी देते हैं, उसमें रेडॉन रेडियो एक्टिव है, तो ये कैंसर की रेडियोथेरेपी करने के लिए और अर्थक्वेक की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि अभी आया था, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ ही, अर्थक्वेक के साथ ही, हम अपनी लेक्चर को जो है एंड करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में भी कहा है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे जो
हमारे पास टॉपिक्स हैं, इनकी प्लेलिस्ट में इनकी वीडियोस पड़ी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो जाके ज़रूर जो है फ़ायदा उठाएं, इन सब से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इससे भी अच्छे ये टॉपिक्स जो हैं इन वीडियोस में जो हैं बताए गए हैं, और खैर समझाया तो ये भी मैंने बहुत अच्छा है। हमारी वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप और बाकी ग्रुप्स में शेयर करें हमारी वीडियो को। इट्स अ गुड डीड टू स्प्रेड नॉलेज। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको जो है मिलती रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।